नमस्ते बच्चों। हमने अपनी लास्ट क्लास में एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया पढ़ी थी और मैंने उस अभिक्रिया की क्रिया विधि भी आपको समझाई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। बाई चांस अगर कोई किंतु परंतु हो तो उस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो हमने शुरू क्या किया था कि एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में लिख लेते हैं कि अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है बेटा एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और थर्ड वाली चल रही थी। इसमें हमने क्या लिखा था कि एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। तो जिसमें आपने नंबर 1 हमने पढ़ी थी बेटा निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब इसके आगे हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटा नंबर 2 पर आज की जो अपनी अभिक्रिया है उसका नाम है बेटा विहाइड्रोजनीकरण। क्या लिखा है? विहाइड्रोजनीकरण। देखो बेटा हाइड्रोजनीकरण का मतलब तो होगा उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगी और वी शब्द आगे लगा दिया, इसका मतलब वहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि जो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है इसमें एल्कोहल को कॉपर धातु के साथ, ताम्र बोल देते हैं, कॉपर धातु के साथ 573 केल्विन पर गर्म किया जाता है। कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि एल्कोहल को कॉपर चूर्ण के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे एल्कोहल से आपको भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना कि अगर आपने प्राथमिक एल्कोहल लिया है, प्राइमरी एल्कोहल लिया है, तो आपको उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। यदि आपने द्वितीयक एल्कोहल लिया है तो आपको कीटोन प्राप्त होगा, और यदि आपने तृतीयक एल्कोहल लिया है तो बेटा सुन लेना कि प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन बनता है। लेकिन तृतीयक एल्कोहल होगा उसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, उसका निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे आपको एल्कीन प्राप्त होती है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो इसको बेटा नोट कर ले अपने। अब हम इसके रिएक्शन कौन से शुरू करें बेटा? विहाइड्रोजनीकरण। तो आज की जो अपनी रिएक्शन है कौन सी है बेटा? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया की बात करें तो बेटा इस अभिक्रिया में क्या कहते हैं कि एल्कोहल को कॉपर धातु के साथ 573 केल्विन पर हम गर्म करेंगे, जिससे हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल है तो एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल है तो कीटोन, और तृतीयक एल्कोहल है तो वहाँ विहाइड्रोजनी न होकर निर्जलीकरण हो जाता है और वहाँ पर आपको एल्कीन प्राप्त होती है। तो बेटा हम बात करते हैं कि
जब एल्कोहल को, क्या लिखा बेटा, जब एल्कोहल को Cu का मतलब कॉपर, Cu, जब एल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में, कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होगा, इससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, निकल जाती है। तो बेटा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो इसे क्या कहोगे आप, विहाइड्रोजनीकरण। बेटा इसको विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जब एल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में, जब एल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर हमने इसको गर्म किया तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसे हम बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। और मैंने कह दिया कि एल्कोहल क्या लोगे उसके अकॉर्डिंग अपना उत्पाद का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सबसे पहले कि प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या बनेगा बेटा, क्या बताया था, एल्डिहाइड के द्वारा एल्डिहाइड बनता है या प्राप्त होता है। एक सिंपल से रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैंने प्राथमिक एल्कोहल जब भी लिखना तो मैंने तरीका क्या बताया था आपको लिखने का, RCH2OH, ये था RCH2OH। क्या करें बेटा, इसको कॉपर धातु के साथ और 573 केल्विन पे इसको हमने गर्म किया तो क्या होता बेटा कि यहाँ से हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ से एक H और दूसरा H यहाँ से बाहर निकल गया तो शेष क्या बचा, RCHO प्लस H2 गैस बाहर निकल गई। अब जो सीधी बात है, CHO क्या बोलते हो, एल्डिहाइड। और यहाँ पर ये क्या लिखा बेटा आपने, प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल का आपने, प्राथमिक एल्कोहल का जब आपने विहाइड्रोजनीकरण किया है तो आपको प्राप्त क्या हुआ, एल्डिहाइड। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मैंने ये लिखा CH3CH2OH, CH3CH2OH। क्या किया, इसको कॉपर के साथ 573 केल्विन पे इसको गर्म किया तो एक H तो बेटा यहाँ से और एक H यहाँ से वहाँ निकल गया तो क्या हो जाएगा, CH3CHO, CH3CHO, CH3CHO बन गया। क्या नाम बेटा इसका, कमेंट्स में बता दीजिए, एसिटैल्डिहाइड। तो ये कौन सा एल्कोहल है बेटा आपका, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और क्या बना दिया बेटा आपने, एसिटैल्डिहाइड। तो आपने एथिल एल्कोहल से किसका निर्माण किया है, एसिटैल्डिहाइड का। तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो माइंड में एकदम बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप प्राथमिक एल्कोहल लोगे और उसका विहाइड्रोजनीकरण, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है कॉपर के साथ 573
573 केल्विन पर जब गर्म करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पढ़ा, एथिल एल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड। तो बड़ा सीधी सी बात है कि माइंड यहाँ से, मैंने कहा क्वेश्चन बहुत बार जरूरी है कि रिएक्शन ऐसे दे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगला कि एथिल एल्कोहल से, किससे, एथिल एल्कोहल से क्या बनाऊं, एथिल एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एसिटाल्डिहाइड। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद हम इसकी द्वितीयक एल्कोहल और फिर तृतीयक एल्कोहल की हम बात करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप। अब बात करें बेटा इसके, तो ये तो था आपका प्राथमिक एल्कोहल। तो याद हो गई प्राथमिक एल्कोहल से तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और द्वितीयक सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो कीटोन। तो अब देखो बेटा आगे बात करें तो क्या लिख रहे हैं बेटा कि द्वितीयक एल्कोहल के द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है बेटा, कीटोन, कीटोन प्राप्त होता है। अगर बेटा आप लोग गौर से बात समझोगे तो मैंने आपको कंडीशन ये बताई है कि कुछ कंपाउंड होते हैं जो बार बार अपने काम में आते हैं। कुछ कंपाउंड है जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है, एल्कोहल तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये इस प्रकार के कंपाउंड है कि इनको आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने इनके नाम याद होंगे, और बार बार जब हम यहाँ लिखेंगे तो ईजिली इसको आपको समझ में आ जाएगा, तो प्रॉब्लम होने की संभावना कम होगी। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो याद कर लेना, माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि आपके प्राथमिक एल्कोहल है तो एल्डिहाइड, और द्वितीयक एल्कोहल अगर आपने लिया है तो क्या बनेगा आपका बेटा, कीटोन प्राप्त होगा। तो समझते द्वितीयक एल्कोहल का तरीका क्या था बेटा आपके, RCHOH R, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। अब कंडीशन सेम वही है बेटा, किसके साथ, कॉपर के साथ 573 केल्विन, 573 केल्विन पे। अब क्या होगा कि यहाँ से बेटा एक H और एक H यहाँ से, तो दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, तो यह C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, R डबल बॉन्ड O R प्लस H2। तो ये आपने क्या लिया बेटा यहाँ पे, द्वितीयक एल्कोहल, और इससे आपको क्या प्राप्त हुआ, कीटोन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इससे, CH3 CH CH3 और यहाँ लिख दिया बेटा OH, और इसको आप CO 573 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका नाम क्या है। जानते हो बेटा, इतनी बार बता दिया, अब तो पता होगा कि इसका नाम क्या है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब कंडीशन वही है कि दोनों H यहाँ से, तो बेटा विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बढ़े तो हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो एक H यहाँ से, दूसरा H यहाँ से, ठीक है। तो दोनों H बाहर निकल गए, तो क्या बना आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2। नाम जानते हो बेटा, क्या नाम होता है इसका, नाम क्या है इसका, साधारण नाम IUPAC नाम तो मैं मान सकता हूँ, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन साधारण नाम तो आपने इसका बहुत बार लिख लिया है। क्या बोलते बेटा इसको,
एसीटोन, कीटोन नहीं है, एसीटोन। तो यहाँ से माइंड में बात क्लियर रही कि अगर आपने द्वितीयक एल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण किया है तो आपको कीटोन प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझे तो हमने सीखा कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हमें एसीटोन प्राप्त होता है। इसके पश्चात तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं बेटा। इसकी शॉर्ट ले ले बेटा, अभी मिटा नहीं है। आइसोप्रोपिल। हाँ बेटा, एक बात और कि काफ़ी आप अच्छा लग रहा है कि बहुत से बच्चों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम अपने नोट्स स्वयं बना रहे हैं, अगर आप नोट्स सेंड भी नहीं करोगे तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर मैं नोट्स सेंड भी कर देता हूँ तो आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं। हाँ, मेरे वाले नोट्स को लेकर कुछ हेल्प ले सकते हो, लेकिन बेटा बिल्कुल नोट्स की तरीके की लाइन लिखवा रहा हूँ कि जैसे आप अपने नोट्स स्वयं बनाओगे। और बेटा अभी तो मैंने कुछ दिनों से वीडियो प्राइवेट भी नहीं किए, प्राइवेट को मतलब वीडियो को प्राइवेट कर देता हूँ, जिसके कारण आप ऑनलाइन क्लास के बाद वीडियो नहीं दे सकते। तो मैंने आपके लिए वीडियो भी ओपन छोड़ रखी है कि आप आराम से देख के, अगर बाई चांस ऑनलाइन क्लास में अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में भी देख के इसको नोट्स बना सकते हो। तो इसके बाद आगे बात करें बेटा। अब बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि हमने कौन सा एल्कोहल लिया, तृतीयक एल्कोहल, तो लिख रहे बेटा कि तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, जबकि इसको हम कॉपर और उतने ही टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वहाँ पर उसका निजलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? निजलीकरण। और निजलीकरण होने के कारण आपकी एल्किन बनेगी। तो यहाँ लिख सकते हो तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। जो तृतीयक एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है, उसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। अतः तृतीयक एल्कोहल का निजलीकरण होकर एल्किन बन जाती है। समझ सकते हैं? तो विहाइड्रोजनीकरण तो होता नहीं, तो होता क्या? अतः तृतीयक एल्कोहल का निजलीकरण होने से, तृतीयक एल्कोहल का निजलीकरण होने से एल्कीन बनती है। क्या बनती है बेटा? एल्कीन बनती है। समीकरण समझते तो एक तृतीयक एल्कोहल लिख लेते बेटा, आर और OH। तो बेटा इससे तो आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं सीधा सा इसका एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे तृतीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि CH3 OH CH3 कंडीशन आ गई। अब इसको मैंने क्या किया, कॉपर उत्प्रेरक के साथ 573 केल्विन पे मैंने इसको गर्म किया। कॉपर उत्प्रेरक के साथ 573 केल्विन पे गर्म किया तो बेटा निजलीकरण होगा। इसका मतलब जल का अणु, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करो कि ये CH3 है, इस CH3 को अगर मैं सिर्फ लिख सकता हूँ जाऊँ तो CH2H, एक ही बात है। CH3 था तो मैंने क्या लिख दिया? CH2H। तो कंडीशन क्या होगी कि यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो कंडीशन क्या हो गई बेटा? CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये कंडीशन आ गई। अब बेटा देखो इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम तो आप जानते हो क्या होता है बेटा? आपके तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, नाम क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और ये एल्कीन बनी, इसका नाम होता है 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपिन। तो याद रखना कि तृतीयक एल्कोहल है
और उसका वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, उससे एल्कीन बनेगी। बड़े एक बार आवाज़ आ रही है तो 2 मिनट के लिए तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि तृतीयक एल्कोहल का आपने वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, उसका निर्जलीकरण होगा, तो उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन। तो आपने क्या लिया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल लिया था, उससे 2 मेथिल प्रोपीन बना। अब बहुत से बच्चों के कमेंट्स इस प्रकार से हैं कि बेटा नाम नहीं समझ में आया होगा आपको, तो नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूँ यहाँ पर, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ आपके लिए कि आपने कंपाउंड लिखा है, क्या बना था यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ से OH और यहाँ से H बार गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब आपने इसको इस प्रकार से लिखा था, मैंने नाम लिखा था 2 मेथिल प्रोपीन। अब इसको आप चाहो तो इस प्रकार से भी कन्वर्ट कर सकते हो कि जैसे इस डबल बॉन्ड CH2 को मैं इसके सामने लिख दूँ तो बात एक ही है, डबल बॉन्ड CH2, जलगाड़ू बाहर गया था। अब देखो बेटा 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला, तो 1 2 3, मेथिल कितने नंबर पे, मेथिल कितने नंबर पे, 2 पे। तो आपने नाम क्या दिया बेटा, 2 मेथिल, नाम क्या दिया बेटा, 2 मेथिल, और 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो क्या कहोगे बेटा इसको, प्रोपीन। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 2 मेथिल प्रोपीन। तो बेटा इतना पढ़ने के बाद अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब एल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण होगा, एल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण होगा तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन, और तृतीयक एल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, उसका निर्जलीकरण होगा, उससे आपको एल्कीन प्राप्त होगी। रिएक्शन हमने समझ ली। अब बहुत बार बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर पर्सन किस प्रकार से आता है। बेटा अगर वी हाइड्रोजनीकरण है तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि आपको एक कंपाउंड मिलेगा, तीर के निशान पे ये लिखा हुआ मिलता है, और नॉर्मली आपको उत्पाद पूछ लेगा कि यहाँ पर वो आपको इस प्रकार से पूछ लेगा। पहले बेटा इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर आपको वो ये पूछ सकता है कि यहाँ पर उत्पाद की पहचान कीजिए, तो आपको ये बताना चाहिए क्या बनेगा। तो इस प्रकार से हमने एल्कोहल की कौन सी अभिक्रिया, वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हो गई। अब नेक्स्ट अभिक्रिया इसी के अंदर आती है एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो बड़ा बात कर रहे हैं नंबर 30 रिएक्शन 30 में ऑक्सीकरण, क्या लिखा है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण है। बेटा आप सबसे विशेष रखना, जिस प्रकार से आपने एल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण किया आपको अलग अलग उत्पाद प्राप्त हुए, उसी प्रकार एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें उत्पाद भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। समझा रहा हूँ कि अगर प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया, किसका, अगर आपने प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया है तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और एल्डिहाइड बेटा फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपने द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया तो कीटोन प्राप्त होगा, लेकिन बेटा कीटोन आगे वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। बेटा तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, अगर फिर भी आप विशेष परिस्थितियों में उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन बनेगा, और कीटोन से कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण करोगे तो आपको भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ कुछ बातें होती हैं जो अपने को विशेष ध्यान देनी है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो बेटा सीधी सी बात है कि जब अपचयन करते हैं तो हमें अपचाय की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण मुख्यतः या तो KMnO4 नाम जानते होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट,
क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर बेटा तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार के कंपाउंड हम ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं जिससे एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाए। तो इसको हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 K2Cr2O7 या तनु HNO3 की उपस्थिति में एल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको तो आप जानते हो नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब बेटा कंडीशन है कि आपने लिया क्या है, तो यदि आप एल्डिहाइड लोगे, क्या लोगे, सॉरी प्राथमिक एल्कोहल लोगे तो उसका एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एक सिंपल सी तरीका समझा लो, आपको याद कैसे करना है। यहां मैंने लिख दिया बेटा प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का बेटा मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीकरण। प्राथमिक एल्कोहल का मैंने क्या किया, ऑक्सीकरण। तो याद रखना बेटा बनेगा क्या, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फिर आगे जब ऑक्सीकरण हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड का जब आगे ऑक्सीकरण हो जाएगा तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपको क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ से कुछ समीकरणें हैं वो आपको विशेष ध्यान देनी है। तो आगे बात करें बेटा कि अब यहाँ से आपकी 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए कि मैंने पहले कहा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन, जब अपचयन होता है तो वहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन बहुत होगा। जब आपके पास ऑक्सीकरण हो, जब आपके पास ऑक्सीकरण होगा अभिक्रिया में तो वहाँ ऑक्सीजन आपके पास पर्याप्त मात्रा में होती है। और मैंने ये कह दिया कि ऑक्सीकरण होगा तो KMnO4 या K2Cr2O7 या तनु HNO3 लिखे हुए होंगे। तो अब कंडीशन समझो, प्राथमिक एल्कोहल के रूप में एक सिंपल सा एग्जांपल में जैसे मैंने ले लिया CH3CH2OH, इसका बेटा मैंने क्या किया, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब अपने पास क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो उस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ शो कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से ये एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, दो में से एक H बाहर निकल गए जल के अणु के रूप में। तो क्या बचा, CH3CHO, CH3CHO। तो क्या बचा, CH3CHO। बेटा CHO को आप क्या बोलते हो, एल्डिहाइड। तो आपको यहाँ से एल्डिहाइड प्राप्त हो गई है। अब इस एल्डिहाइड का आगे क्या होगा, वापस से ऑक्सीकरण। इस एल्डिहाइड का बेटा आगे क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब बेटा यहाँ से अगर ऑक्सीकरण करूँगा तो मैं आपको, जैसे ऑक्सीकरण है तो इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ दो तो कंडीशन क्या आएगी, CH3C, कितने ऑक्सीजन, 2 और एक H, तो COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको प्राप्त हो गया। तो एथिल एल्कोहल था,
एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हुआ और एसिटैल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर बेटा इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल से दर्शाना चाहो तो भी दर्शा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि एल्डिहाइड की आप यहाँ संरचना बना सकते हो और उसमें फिर एक ऑक्सीजन एड करके आसानी से दिखा सकते हो। तो यहाँ से आपके माइंड में इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि प्राथमिक एल्कोहल होगा तो आपका एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम द्वितीयक एल्कोहल के लिए पढ़ें, कौन सा एल्कोहल बेटा, द्वितीयक एल्कोहल। तो अगर द्वितीयक एल्कोहल का आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे ऑक्सीकरण, तो सीधी सी बात है बेटा क्या प्राप्त होगा, कीटोन। अगर द्वितीयक एल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीकरण कर दिया तो आपको कीटोन प्राप्त होगा और इस कीटोन का आगे अगर ऑक्सीकरण होता है, यदि इस कीटोन का आगे ऑक्सीकरण होता है तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसको अगर एक एग्जाम्पल समझे तो द्वितीयक एल्कोहल के रूप में वही हम CH3CH CH3OH अभी लिखा था वी हाइड्रोजनीकरण में, क्या नाम इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन शो कर दिया, एक ऑक्सीजन प्रदर्शित कर दी। अब यहाँ से यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया, जल का अणु बाहर निकल गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। कीटोन का नाम आप जानते हो क्या होता है, एसीटोन, अभी पढ़ा था। अब अगर इस यहाँ से आपको थोड़ी सा बेटा दिमाग लगाना है कि अगर इस कीटोन का ऑक्सीकरण होता है, जैसे मैंने लिखा एसीटोन, तो बेटा देखो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा तो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इतने से तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। बाकी का जो एक कार्बन शेष बचता है वो CO2 के रूप में बाहर चला जाएगा। हाइड्रोजन जो शेष बचती है वो जल के अणु के रूप में बाहर चली जाती है। फिर से समझा रहा हूँ कि एल्डिहाइड से तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इजीली बन गया, कि एसिटैल्डिहाइड था तो एसिटिक अम्ल बन गया, लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण आगे इजीली आसानी से नहीं होता है क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन के मध्य का बंध टूटेगा। किसके मध्य का, कार्बन के मध्य का बंध टूटेगा। तो याद करना कि बेटा इन दो कार्बन से तो क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये जो कार्बन बचा है वो CO2 के रूप में बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन है वो जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो दो कार्बन वाला एसिटिक अम्ल बना लो, CH3 और C है, तो दो कार्बन से CH3COOH बन गया। इसके पश्चात एक कार्बन शेष रहा तो वो आपके CO2 और हाइड्रोजन वो H2O के रूप में बाहर चला जाता है। आगे आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो समझ में नहीं आ पाएगा, ज़्यादा परेशानी होगी। इतना याद करना है कि अगर आपने कीटोन का ऑक्सीकरण किया है तो एक तरफ में इधर वाले मैंने बंधु तोड़ दिया तो इधर वाला तो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन बच्चे हैं वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, कार्बन से तो CO2 बन जाएगी और हाइड्रोजन से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये भी काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब ऑक्सीकरण होता है तो हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त है। यहाँ मैंने एक ऑक्सीजन लिखा है, अगर हमें आवश्यकता है तो 2, 3, 4 जितनी भी संख्या में हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर है कि प्राथमिक एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन गया, द्वितीयक एल्कोहल है तो क्या बनेगा बेटा, आपका कीटोन बनेगा। अब तृतीयक एल्कोहल की हम बात करें, टर्सरी एल्कोहल की बात करें तो उससे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना आए।
तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब तो ये तो हुआ प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल। इसके बाद हम बेटा बात कर लेते हैं तृतीयक एल्कोहल के बारे में। तो बेटा बात करें हम तृतीयक एल्कोहल के बारे में। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी होगी कि सबसे पहले बात तो कि जो तृतीयक एल्कोहल होता है उसका ऑक्सीकरण आसानी से होता नहीं है, और फिर भी अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले उसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण होने से जल का अणु होता है वो बाहर निकल जाएगा, उससे एल्किन बनेगी, और उस एल्किन के ऑक्सीकरण से आपका कीटोन बनता है, और कीटोन से फिर आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप पहले ये बात लिखोगे यहाँ से समझने के लिए कि तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, इसके निर्जलीकरण से एल्किन बनती है, इसके निर्जलीकरण से एल्किन बनती है, जिसके ऑक्सीकरण से कीटोन तथा कीटोन के ऑक्सीकरण तथा कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण असामान्य परिस्थितियों में नहीं होगा, अगर होता भी है तो वहाँ पर इसका निर्जलीकरण हो जाएगा, और निर्जलीकरण होगा तो एल्किन बनेगी, और एल्किन से फिर अपने को कीटोन प्राप्त होगा, और कीटोन से आप समझते हो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तृतीयक एल्कोहल के रूप में मैंने कंपाउंड लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ये कंडीशन आ गई। OH। तो हमने क्या किया कि जब आप इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण करोगे तो इसका ऑक्सीकरण ना होकर इसका निर्जलीकरण होगा, और निर्जलीकरण में जल का अणु बाहर जाएगा। तो जल का अणु बाहर जाने का मतलब यहाँ को इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2H। अब CH2H लिखा है तो यहाँ से ये जल का अणु बाहर निकल गया, क्या बन गया बेटा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर इस CH3 को मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, आपके रिएक्शन दिया जाए, नहीं है हो तो बेटा सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, मुझे तो लिखना तो मैं लिखूँगा यहीं पे। चलो बेटा लिख दिया मैंने, अब प्रॉब्लम मत करना कोई। तो बात करें कि यहाँ इसको मैंने यहाँ लिख दिया, एक ही बात है वो तो बेटा इसको ऐसे लिखो या ऐसे। अब क्या करोगे बेटा, इसका आप क्या करोगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो बेटा सीधी सी बात है कि इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ एक ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, कीटोन बन गया, एक ऑक्सीजन इसके जुड़ते ही। अब यहाँ पर तो जो कार्बन था यहाँ से वो और ऑक्सीजन ले लेगा, तो यह वाला कार्बन यहाँ किस रूप में, CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन है वो H2O के रूप में बाहर
निकल जाएगा। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन आपके पास जितने अभिक्रिया में चाहिए उतने ऑक्सीजन आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो एल्कीन बनी थी, एल्कीन, उसका ऑक्सीकरण हो गया तो CH3 C, ये O जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, फिर इस कार्बन के साथ और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो CO2 बाहर चला जाएगा और H2 के साथ O जोड़ेगा तो H2 बाहर निकल जाएगा। अब आपका ये जो कीटोन प्राप्त हुआ है, इस कीटोन का फिर से क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इस कीटोन का बेटा फिर से क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण होने पर सेम वो पहले वाली कंडीशन आ जाएगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो याद करना है कि 2 कार्बन वाला याद रखना, CH3 ये, तो इसको यहाँ से टूटेगा तो इतने वाला तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब एक कार्बन है, इससे क्या बन जाएगी आपकी CO2 और जो शेष बचता है उससे आपका हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आपने एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमने बात की। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, थोड़ा सा जो अब तक अभिक्रिया पढ़ी है उतनी सीधी अभिक्रिया नहीं है। इसके पश्चात बेटा हमने इसकी चौथी अभिक्रिया, चौथा प्रकार की हमने शुरुआत में लिखा था कि हाइड्रोक्सिल समूह में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसके लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया, जिसकी एक अभिक्रिया कोई विशेष अभिक्रिया नहीं है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसको बेटा स्क्रीनशॉट लेना हो या इसको नोट करना चाहो वो आपकी इच्छा है। तो आगे बात करें बेटा। तो बेटा अब आगे बात करें इसकी नंबर 4 रिएक्शन की। तो बेटा चौथी रिएक्शन है वो इतनी कोई विशेष नहीं है लेकिन नॉर्मल है कि बात करें। फोर्थ रिएक्शन हाइड्रोक्सी समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोक्सिल समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया, ये के कारण अभिक्रिया, कि इसका मतलब आपको यहाँ से समझना है कि ये क्या है बेटा, आपका हाइड्रोक्सिल समूह है और ये हाइड्रोक्सिल समूह है, ऑक्सीजन है। देखो कि ये इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सिल समूह है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 2 बंध बनाने में भाग लेते हैं, शेष कितने बचते 4, तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो इस लोन पेयर के कारण जो अभिक्रिया हम उसकी बात करेंगे। बेटा आप सीधी सी बात याद रखना कि यदि किसी परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित है, यदि किसी परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित है तो वह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और लुईस क्षार की तरह व्यवहार करने के कारण वो किसी लुईस क्षार की तरह व्यवहार करने के कारण इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण इस ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है, जिसको आपने पहले वाली अभिक्रिया में भी याद हो तो नाम दिया ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है। और ऑक्सोनियम आयन क्या होता है कमेंट्स में बता देना, क्योंकि कल ही हमने ऑक्सोनियम आयन की बात की थी। तो इसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, पहले थोड़ा सा लिख लेते। कि एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह के
ऑक्सीजन पर एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये दुर्बल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो क्या लिखा, एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये दुर्बल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जो खनिज अम्लों, जैसे आपके होते हैं ना तनु HCl, तनु H2SO4, खनिज अम्लों, तो ये करता है जो खनिज अम्लों के साथ संयुक्त का मतलब जुड़कर, संयुक्त होकर ऑक्सोनियम लवण बनता है, ये बनाते हैं। तो बेटा यहाँ से फिर से रिपीट करूँ कि थोड़ा सा कोई रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं, समझने की बात है कि एल्किल समूह एल्कोहल होगा, उसमें हाइड्रोक्सिल समूह होगा। हाइड्रोक्सिल समूह में जैसे ये लिखा आपने एल्कोहल है, एल्कोहल में कौन सा समूह, हाइड्रोक्सिल समूह है। हाइड्रोक्सिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर, और लोन पेयर के कारण ये किसकी तरह व्यवहार किया, लुईस क्षार की तरह, जिससे इस लोन पेयर से जो खनिज अम्ल होते हैं वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने पर जो बनता है उसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सोनियम आयन। तो इसके एक समीकरण समझ लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो बेटा ये ऑक्सोनियम आयन है वो आपने पढ़ा था पिछली वाली क्लास में भी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। देखो यहाँ पे CH3OH, नाम जानते हो, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, क्रिया किससे करवाई, HCl से। अब सीधी बात है HCl है तो H+ आयन बाहर निकलेगा, वो H+ आयन किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन पे किसका निशान आएगा, प्लस का। तो कंडीशन ये बनती है CH3OH। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर H+ को देता है, तो आप इस निशान को इस प्रकार से शो करते हो। इसके ऊपर किसका निशान आएगा, अब 2 में से एक लोन पेयर इसको दे दिया तो इस पर प्लस का आएगा। अब या तो प्लस का निशान इसके ऊपर लगा दो, या इस पूरे के ऊपर मैंने किसका निशान लगा दिया, प्लस का। और जब H+ बाहर गया तो इस पर किसके, Cl पर किसका निशान आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे लिख दिया Cl माइनस। इसको बोलते हैं बेटा मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको बेटा, मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्या नाम दिया इसको, मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ आपको कि हुआ क्या कि ये आपका एल्कोहल है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इसकी क्रिया किससे करवाई, HCl से, खनिज अम्ल से। तो HCl है वो कैसे टूटेगा, H+ और Cl- से। तो ये H+ जब इसके पास आएगा तो हाइड्रोजन अपना लोन पेयर H+ को दे देगा। तो इस ऑक्सीजन पे किसका निशान आ गया, माइनस का। या इस पूरे कंपाउंड में मैंने प्लस का निशान आएगा। तो इस पूरे में मैंने किसका निशान दर्शा दिया, प्लस का, Cl पे माइनस का। तो प्लस माइनस जुड़ेंगे तो क्या बन गया, मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो बेटा इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बात करें बेटा,
तो इस प्रकार से अब बेटा अब आगे बात करें। इस प्रकार से हमने एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रिया वाला जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है कि एल्कोहल में जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस प्रकार से आती है। तो हमने पढ़ी थी 4 प्रकार की अभिक्रिया। पहली वो अभिक्रिया जिसमें O और H में से H बाहर निकलेगा। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बंध टूटेगा। ऑक्सीजन बंध टूटने का मतलब OH हाइड्रोक्सिल समूह बाहर जाता है। तीसरी हमने पढ़ी थी एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित अभिक्रिया। और चौथी हाइड्रोक्सिल समूह में जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर उपस्थित होता है उसकी अभिक्रिया। तो ये चारों अभिक्रिया आपने यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से बता दी है। इसके पश्चात बेटा अभी एल्कोहल कंप्लीट नहीं है क्योंकि एल्कोहल बेटा बहुत बड़ा है। एल्कोहल के बाद तो अभी फिनॉल आएगा, उसके बाद ईथर आएगा, तो समाप्त नहीं है अभिक्रिया। अब आगे बात करें। इसके पश्चात एक टॉपिक तो अपना ये आएगा कि जो एल्कोहल है जिसमें प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में किस प्रकार विभेद करें। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल तीनों में किस प्रकार से अंतर करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन अपनी बुक में दे रखा, बहुत अच्छा दे रखा है कि जैसे आपको मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना हो या एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल बनाना हो तो कैसे बनाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम पहले उसी की बात कर लेते हैं, तो रेडी रहना। हाँ बेटा, यहाँ से आपको समझने के लिए पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे फोकस होना चाहिए। इसके अलावा जितनी अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, जितनी अभिक्रिया इस एल्कोहल वाले चैप्टर की हमने पढ़ी थी, उनमें से कुछ रिएक्शन यहाँ पे वापस से रिवाइज हो जाएगी उस रिएक्शन के अंदर, तो ध्यान से रखें बिल्कुल अपना। तो बात करें बेटा, बात कर रहा हूँ कि पहले मैं कुछ रिएक्शन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे वैसे इस प्रकार क्वेश्चन की संभावना कम होती है क्योंकि क्वेश्चन टफ पड़ता है, लेकिन यहाँ से आपको बहुत सारी अभिक्रिया एक साथ में समझ में आ जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल का निर्माण। अब चाहे सीधी बात है एक कार्बन की वृद्धि की है, अगर नजर नहीं है तो बेटा थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लिख लेते हैं अपने कि मेथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना, यह निर्माण। तो बेटा यहाँ से आप एक बात समझना कि हमने एक कार्बन की वृद्धि की है। क्या किया आपने, CH3OH से आपको क्या करना है, CH3CH2OH का निर्माण। CH3OH से CH3CH2OH का निर्माण। बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, कार्बन की एक वृद्धि की है, एक कार्बन की वृद्धि हुई इसमें। तो यहाँ पर इस प्रकार के, अब जैसे जरूरी क्या मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, एथिल से एन प्रोपिल मान लो, तो आपको इससे बनाना है। तो बेटा ये एक पद में तो अभिक्रिया होगी नहीं, तो यहाँ पर कम से कम 3-4 रिएक्शन मिक्स में होगी, जिनका हमें सब पर ध्यान देना। जैसे समझा रहा हूँ, एक रिएक्शन में कम से कम 5-6 रिएक्शन आएगी। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट करो बेटा, लिखा CH3OH। अब ये मेथिल एल्कोहल है, समझो मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं फटाफट रिएक्शन लिख दूंगा, आपको याद नहीं का। पहले हम क्या करते हैं कि इस मेथिल एल्कोहल जो एल्कोहल है इसको क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो। अब क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। डार्जन अभिक्रिया करवा सकते हो, PCl3 से क्रिया करवा सकते हो, PCl5 से अभिक्रिया करवा सकते हो, हैलोजन अम्ल मतलब हाइड्रोजन हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करवा सकते हो। तो किसी भी अभिक्रिया के द्वारा इसको आप क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो। तो एक सिंपल सा रिएक्शन मैंने क्या किया कि इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी बेटा, PCl5 से।
रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो अब तुरंत याद होना चाहिए कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करवाई तो क्या बनेगा, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ पर आपको बना के बताने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन कंटिन्यू चलेगी। तो PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाई एल्कोहल की तो क्लोराइड बन गया। अब बेटा इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी पोटेशियम साइनाइड से, क्योंकि मुझे कार्बन की संख्या बढ़ानी है। ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, जैसे इस प्रकार के कंपाउंड होंगे जैसे मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, तो ध्यान रखना आप साइनाइड जो ऐड कर दो, क्योंकि साइनाइड में कार्बन आएगा। तो मैंने क्या किया, इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवा दी। अब पोटेशियम साइनाइड से करवाएंगे तो आप सब जानते हो यहाँ से क्या बाहर गया, KCl बाहर चला गया, तो क्या बन गया बेटा, CH3Cl, मेथिल साइनाइड। अब बड़े साइनाइड का आप अपचयन कर सकते हो, याद हो तो मेथिल साइनाइड है, इस साइनाइड का मैंने क्या किया बेटा, अपचयन। अपचयन के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, हाइड्रोजन की, तो मैंने यहाँ 4 हाइड्रोजन दिए, 2H2, मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अपचयन कर रहा हूँ। अपचयन किया तो मैंने कितने लिया, हाइड्रोजन 4। अब समझना 4 हाइड्रोजन कैसे काम में आएंगे, CH3, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ दिए तो CH2, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिए तो NH2। क्लियर बात समझ आ गई। अब बेटा तो माइंड क्लियर करना कि हमें कैसे बनाना है। आपने ऐसी बहुत सी अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें आपने एल्कोहल को क्लोराइड में कन्वर्ट किया है, क्लोराइड को मतलब जैसे एल्किल एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में और एल्किल क्लोराइड को एल्किल एल्कोहल में, तो ये एमीन बना है, एथिल एमीन हो गया। कार्बन यहाँ मेथिल था, यहाँ एथिल हो गया। कैसे हुआ कि आपने मेथिल क्लोराइड की क्रिया, मेथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा दी। अब पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाओगे तो मेथिल साइनाइड बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका आपने अपचयन किया, अपचयन के लिए आपने 4 हाइड्रोजन लिए, 2 तो कार्बन के साथ जोड़ दिए और 2 नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिए, तो आपका क्या बन गया बेटा, ये बन गया। अब बेटा मुझे पता है, मुझे ये मेथिल एमीन है, सॉरी एथिल एमीन, इस एथिल एमीन को मुझे क्लोराइड में, एथिल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। एथिल एमीन को बड़ा नॉर्मल ध्यान रखना कि अगर आप कहीं ट्यूशन भी जाते हो, कहीं स्कूल भी जाते हैं, तो इस प्रकार की रिएक्शन आपको बहुत कम करवाते हैं, क्योंकि इनको समझने के लिए अपने को दिमाग बहुत यूज़ करना पड़ता है, और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि सर समझ में कम आता है। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि बाईपास निकल जाएँ, अंदर प्रवेश ना करें, लेकिन बेटा इनको पढ़ोगे तो हमें लगभग रिएक्शन वापस से रिपीट हो जाती है, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। तो ये एथिल एमीन बन गया। अब एथिल एमीन से मुझे एथिल क्लोराइड बनाना है, तो बता सकते हो क्या किसके साथ अभिक्रिया करवाएं हम इसकी। आपने क्लोराइड एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में प्राथमिक एमीन से आपने बनाया था, प्राथमिक एमीन से आपने क्लोराइड बनाया था, याद हो तो। नहीं है तो बता दूँ, इसकी क्रिया करवा दो बेटा आप NOCl से, याद आ गया, नाइट्रोसिल क्लोराइड, केल्डन अभिकर्म। क्या होगा, यहाँ का एक N और यहाँ का एक N2 बाहर। पिछले वाले चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, यहाँ तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से N और यहाँ से N बाहर, इस O के साथ 2H बाहर और Cl। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं यह लिख दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी नए होंगे जिन्होंने लास्ट वाले चैप्टर में ये रिएक्शन ना पढ़ी, तो इसको मैं से लिख दूँ बेटा कि Cl N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोसिल क्लोराइड को आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ से आपके 2H, यहाँ से आपकी 2N बाहर चली जाएगी। अब देखो ये Cl यहाँ जुड़ गया, CH3 CH2 Cl, क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। अब हमें एथिल क्लोराइड से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो बेटा इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसकी क्रिया बेटा मैंने किससे करवा दी, जलीय KOH। अब तो समझ गए, तो क्या होगा कि यहाँ से K और यहाँ से Cl बाहर चला गया,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CH2OH। तो यह आपने क्या लिया था बेटा, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल से आपका क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। तो 5-7 पदों में ये रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन है जो हमने पढ़ी है। इसके अलावा हाँ बेटा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे इसी पद से बनाएं, आप इसको दूसरे पद के द्वारा भी इसको हम बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मुझे ये अभिक्रिया ईजी लगी क्योंकि ये अभिक्रिया हमने लगभग अभिक्रिया पढ़ी है, तो जिससे अपने को ईजिली यहाँ पे याद हो जाए। तो ये आपका क्या था बेटा, यहाँ पे मेथिल एल्कोहल। यहाँ आपने क्या क्या बन गया बेटा, एथिल एल्कोहल। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके माइंड में बात कैसे क्लियर थी, क्योंकि ये चाहे आप कितना लिख लो, इसको बार बार लिखने के बाद आप भूल जाओगे बेटा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करेंगे इस मामले में कि ये जो मैंने लिखा है, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्या किया, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल लिया, एथिल एल्कोहल बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मेथिल एल्कोहल को पहले क्लोराइड में कन्वर्ट किया, फिर उसमें साइनाइड के द्वारा एक कार्बन बढ़ाया, फिर साइनाइड का अपचयन करके एमीन बनाया, एमीन से वापस क्लोराइड बनाया और क्लोराइड से एल्कोहल बन गया। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस है जो आपको समझ में आ गई। बट इसके रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एथिल एल्कोहल से क्या बनाओ, मेथिल एल्कोहल। लेकिन बेटा ये टफ पड़ता है। हाँ एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि हम मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बना रहे तो इसी प्रोसेस को ले, और किसी अभिक्रियाओं के द्वारा भी हम बना सकें। तो ये फिक्स नहीं है कि बेटा ये एक ही अभिक्रिया है जिससे अपना काम चले। तो बेटा उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल लोगे तो यहाँ बन जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल। अब बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, थोड़ा टफ बनाना पेपर कि बच्चों के नंबर कम आए, तो ऐसा आ जाए एथिल एल्कोहल से क्या बनाओ, मेथिल एल्कोहल। अभी तो आपने क्या बनाया, एथिल, मेथिल से एथिल एल्कोहल। बेटा अब बात करते हैं हम किसकी, एथिल एल्कोहल से हम मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका, इसको चेंज कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या अपना अगला, कि एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल का निर्माण। बेटा सीधी सी बात है, जिन्होंने पूरी रिएक्शन याद नहीं की है उनको ये याद भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने कहा कि जब तक रिएक्शन आपको अंगुलियों पे याद नहीं तब तक इस प्रकार की रिएक्शन करना मुश्किल है। इसके अलावा अंगुलियों पे याद करने का मैंने तरीका बता दिया कैसे कैसे आपको याद करनी है। तो बात कर रहे हैं अब एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, अर्थात हमें एक कार्बन कम करना है, एक कार्बन कम करना, बढ़ाना नहीं कम करना है। तो समझते हैं तो क्या बनाना था आपको, पहले तो ये लिख लेते हैं रूपरेखा, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है, इससे क्या बनाओगे CH3OH मेथिल एल्कोहल। तो समझते बेटा, सबसे पहले यानी कहा CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है। अब बेटा अगर आपने रिएक्शन पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि एथिल एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीकरण कर दो तो क्या बनेगा बेटा, प्राथमिक एल्कोहल है। और प्राथमिक आज ही पढ़ा हमने कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। तो एथिल एल्कोहल से क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड पढ़ा था। तो ओ लिखने का मतलब ऑक्सीकरण हो गया। तो सीधी बात है, यहाँ से एक एच यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा, तो क्या बन गया CH3CHO एसिड एल्डिहाइड। और पढ़ा था हमने कि एसिड एल्डिहाइड का यदि आपने क्या कर दिया बेटा ऑक्सीकरण, तो क्या बनेगा
बेटा मैंने ये मान लिया कि 4 दिन 5 दिन पुराने वाली बात तो याद नहीं होगी, लेकिन जो अपनी इसी ऑनलाइन क्लास में अभी 10 मिनट पहले हम पढ़ के आए वो तो याद होगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तभी तो कहता हूँ बेटा कि जब तक आप नोटबुक और पेन लेकर सब नोट नहीं करोगे तब तक याद नहीं रहेगा। सोचते हैं नोट्स के भरोसे कि सर नोट्स क्लास के बाद नोट्स भेजेंगे उसको उतार लेंगे, तो फिर बेटा याद नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा बेटा इससे CH3COOH। इतनी रिएक्शन तो आपने पढ़ी थी कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया तो एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब बेटा इस कंपाउंड की क्रिया क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल है। इसकी क्रिया बेटा मैंने NH4OH से करवा दी। NH4OH से हाइड्रोक्सिल, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु बाहर चला गया। यहाँ से H यहाँ से OH, जल का अणु बाहर चला गया, तो ये NH4 है, यहाँ आ जाएगा ऊपर। अब एक चीज़ और, इसको मैं समझा रहा हूँ, आगे प्रॉब्लम आएगी। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप कैसे ले सकते हो, आप सब जानते हो, C⋯OH लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप क्या लिख सकते हो, CH3COOH लिख सकते हो। अब इसकी क्रिया NH4OH से करवाई तो यहाँ से OH, सॉरी यहाँ से ले लो, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर चला गया और NH4 को वहाँ जोड़ दो, या इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दें। अब तो क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या बन जाएगा, CH3COO NH4 और ये एसिटेट, तो इसका नाम हो जाता है अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट। अब बेटा इस अमोनियम एसिटेट को आपने क्या किया, गर्म किया। अमोनियम एसिटेट को आपने गर्म किया तो समझने की कोशिश करना क्या होगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो। यहाँ से कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो तो बचता क्या, वो देखो यहाँ पे CH3C⋯O। यहाँ से ऑक्सीजन बाहर चला गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो बाहर क्या निकल गया था बेटा, -NH2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या, ONH2, सॉरी जल का अणु बाहर जाएगा बेटा, यहाँ से 2H और यहाँ से 1 O, तो जल का अणु बाहर गया है तो ये NH2 यहाँ आ गया। बेटा इसका नाम बता दो आप, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एमीन नहीं है बेटा, ये एमाइड। कल आपने पढ़ा था ना, याद हो तो, अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड पढ़ा था आपने, अम्ल एनाहाइड्राइड पढ़ा था, और एक कंपाउंड वहाँ अपना शेष रह गया था जहाँ आया नहीं था, C⋯ONH2, C⋯ONH2, इसको हम बोलते हैं एमाइड बोलते हैं, C⋯ONH2 को एमाइड बोलते हैं। तो इसका नाम होता है एसिटेमाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड नाम है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बेटा कि यहाँ से 2H और यहाँ से 1 O, जल का अणु क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया, ये एसिटेमाइड बन गया। अब बेटा देखो यहाँ पे इतनी प्रोसेस हो गई। अब हमें एक कार्बन कम करती ये एमीन बन जाएगा, ये CO बाहर निकल जाए तो। अब बेटा अभी अब आई नहीं है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर एक अभिक्रिया आती है, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो बेटा यहाँ पे आएगी नहीं तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो इस एसिटेमाइड की अभिक्रिया, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और किसके साथ करवा दो, KOH के साथ, ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया होती है एमाइड की, तो उस अभिक्रिया का नाम होता है बेटा हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया।
ये अभिक्रिया आपके चैप्टर नंबर 13 में आएगी। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि ये बीच का जो CO वो बाहर निकल जाएगा और जो उत्पाद बनेगा वो आपका बनेगा CH3NH2। जब हम उस चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी आपको इतना ही याद करना है कि एसिटेमाइड जो एमाइड था उसकी क्रिया Br2 और KOH के साथ करवाई तो C डबल बॉन्ड और बीच से बाहर निकल गया तो CH3NH2 बन गया, मेथिल एमीन बन गया। बेटा एक कार्बन कम हो गया। अब इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो पता है कि इस मेथिल एमीन को किस में कन्वर्ट कर लो, क्लोराइड में। तो बात पहले अभिक्रिया करवाई थी, इससे करवा दो NOCl, तो N2 बाहर, H2O जल का अणु बाहर और Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। और इस मेथिल क्लोराइड की क्रिया अब किससे करवा दी बेटा, जलीय KOH से। तो यहाँ से K और यहाँ से Cl, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी CH3OH। ये बन गया बेटा आपका मेथिल एल्कोहल। और आपने शुरुआत में क्या लिया था बेटा, एथिल एल्कोहल। तो बेटा इतनी बातें याद रखनी पड़ेगी, बीच के बिखरे मिटा रहा हूँ। तो बेटा ये प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस इतना इजीली तो है नहीं कि अपने को एक बार भी याद हो जाएगा, तो आप इसे बार बार लिखोगे, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे तब जाके बेटा ये आपको याद होगा, अन्यथा एक शब्द भी याद नहीं होने वाला। तो मैंने आपको 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ाई है। एक में तो मैंने कार्बन बढ़ाया था और एक में कार्बन कम कर दिया। जब हमने कार्बन की संख्या में वृद्धि की है, कार्बन की संख्या में मैंने क्या की है, वृद्धि की है, तो उसका तो एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। जब कार्बन कम किया तो एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल हमने बना लिया। और ये पूरी प्रोसेस आपके सामने समझ में आ रही है। बेटा बार बार लिखोगे। देखो एक बात और है कि कितनी बार लिख लो, माइंड में फ्रेम आउट होना चाहिए कि कार्बन कम करना था तो एल्कोहल लिया, पीछे देखो बेटा ऐसा कैसे लिखा मिलेगा, एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से क्या बनाया मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो अमोनियम एसिटेट बना, फिर उससे जल का अणु बाहर निकला तो आपका एमाइड बना, एमाइड की हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया करवाई तो एमीन बना, एमीन से फिर क्लोराइड बना और क्लोराइड से लास्ट में आपने क्या बना लिया, मेथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से बड़े, क्योंकि कंटिन्यू है, मैं तो सब बोर्ड तो मेरे तो पीछे सामने नहीं कि मैं बिना आपको लोग ऐसा देख के बता रहे होंगे कि बोर्ड तो पीछे तो नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चेक करना चाहो तो मैं चलो आपको चेक करके बता दूँ, पूरा ध्यान बोर्ड पे बिल्कुल आपकी तरफ। तो याद होना चाहिए कि इस प्रकार से स्टेप में पहले मेथिल एल्कोहल लिया, सॉरी एथिल एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, और उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब क्रिया आपने करवाई तो हमने अमोनियम एसिटेट बनाया, अमोनियम एसिटेट से एमाइड बना, एमाइड से फिर एमीन बनाया, एमीन से क्लोराइड बना और क्लोराइड से फिर एल्कोहल बना। तो इस प्रकार से अगर आपको पूरी प्रोसेस याद होगी तो आपके लिए पॉसिबल है, अन्यथा कोई पॉसिबल नहीं हो। तो इसके अलावा तो अभी अपना एल्कोहल फिनिश नहीं हुआ बेटा, इसके बाद जो अपना एल्कोहल में बचता है वो ये है कि एल्कोहल में विभेद, एल्कोहल को अलग अलग प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, इन तीनों एल्कोहल में अंतर करने के लिए हम एल्कोहल की 2 विधियाँ काम में लेंगे। एक तो लुकास परीक्षण होता है और विक्टरमेयर परीक्षण। दोनों में से खास कर लुकास परीक्षण ईजी होता है जो एग्जाम में भी आ जाता है। इसके अलावा मेथेनॉल, एथेनॉल, ग्लिसरॉल, इनके उपयोग क्या होते हैं और कुछ की रिएक्शन, उसकी बातें बेटा हम कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद है टाइम काफ़ी हो गया है, क्लास में समझ में आया होगा कि इनको पढ़ने में इंटरेस्ट तो नहीं बनूंगा, मजबूरी है पढ़ना, नहीं तो आप कोई नहीं पढ़ना चाहोगे। लेकिन जैसा भी लगाओ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि पढ़ते हुए अच्छा लगा या नहीं, यस या नो का कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त है।